ओके, बच चुके हैं और हम सेशन शुरू करेंगे, क्योंकि हम इसलिए सेशन शुरू करना चाहते हैं क्योंकि हमने 5 बजे नहीं किया तो मुझे लगता है कि टाइम से आने वालों के साथ मैं अन्याय कर रहा हूँ। यस शर्मा जी, इज दैट ओके? एक मिनट होल्ड कर। ये अनिल जैन कर रहा है? नो, डॉक्टर सक्सेना इज ऑन। ओह, हेलो। आई एम सॉरी डॉक्टर साहब, मैं एक और फ्रेंड है उसको भी लिंक करना चाह रही हूँ। हाँ, तो फ्री एंट्री है ना, कोई इशू नहीं है इसमें। ओके। हाँ। ये शर्मा जी शुरुआत की जाए। हाँ, ग्रीन सिग्नल हो गया। ओके, थोड़ा सा बताता हूँ अपने बारे में। ये मेरी पहली किताब थी, एवरीथिंग मैन नो अबाउट वुमेन। मैंने दूसरी किताब 2008 में लिखी, जो आप आज क्लीनिंग थेरेपी देख रहे हैं, उसकी शुरुआत यहां से हुई थी। इसके बाद मैंने ट्रांसजेंडर्स पे काम किया और 2011 में ये किताब रिलीज की थी। जो लिवर क्लीज आप करते रहते हैं, इसका इंग्लिश एडिशन 2016 में रिलीज हुआ ये, और इसके बाद 2019 में हिंदी एडिशन रिलीज हुआ। अब हम हिंदी बुक के सेकेंड एडिशन की तरफ जा रहे हैं। क्लींजिंग थेरेपी के बारे में मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन ये है। हम 3 तरह की गारंटी लेते हैं कि एक लिवर क्लींज करने के बाद 6 महीने तक हार्ट अटैक नहीं हो सकता, 90% हेल्थ प्रॉब्लम्स 100% क्योरेबल हैं, और 100 डेज में नॉर्मली कंसीव कर सकते हैं वो इनफर्टाइल कपल्स जिनको कोई मेजर एबनॉर्मलिटी नहीं है। मेरी आवाज वगैरह क्लियर आ रही है तो अपने माइक को म्यूट कर ले सब लोग, ठीक है? अब हम आगे चल रहे हैं। ये मीटिंग हमारी आज की खास तौर से सिर्फ एक मुद्दे को लेके है, लो एडॉप्शन रेट इन कंट्री, और कुछ फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे और बाद में हम आपसे बात करेंगे कि हमें आपकी मदद की जरूरत क्यों पड़ रही है। सरकार जो है ऑर्फन, एबंडन एंड सरेंडर चिल्ड्रन को साथ साथ डील करती है। ये जेजे एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर कवर होता है। सरकार के द्वारा दिए हुए आंकड़ों के हिसाब से हर साल लगभग 22,000 एडॉप्शंस होते हैं, जिसमें 3,500 जेजे एक्ट के हैं और 18,000 हामा में हैं। हमारे पास प्राइवेट सर्वे की इंफॉर्मेशन है, 3 से 3.25 करोड़ ऑर्फन्स हैं जो वेटिंग में हैं, यानी कि एडॉप्शन का रेट इज लेस देन 1 एडॉप्शन पर 1,000 ऑर्फन्स। ये बहुत शॉकिंग फिगर है। ये मेरा कहना है कि एडॉप्शन के प्रोसीजर्स को आसान बनाया जाए, और मैं हर एक प्रॉब्लम को यहां पे डिस्कस करूंगा, आपसे बताऊंगा कि क्या इसका सॉल्यूशन है। एक और सॉल्यूशन मैंने बात की है सरकार में कि आपने इनकम टैक्स में टैक्स प्रिपेयरर स्कीम के बारे में सुना होगा, जो 2006 में इंट्रोड्यूस की गई थी। एडॉप्शन में इतने ज्यादा फॉर्म भरने पड़ते हैं ना, किसी को पता नहीं होता है, और हमको ये भी नहीं पता होता है कि हम किसके पास जाएं फॉर्म भरने के लिए। तो मैंने इंट्रोड्यूस किया, सरकार से बात की एडॉप्शन प्रिपेयर के लिए। तो हमने जो अपने बारे में बताया, ये 4 वेबसाइट्स के बारे में। हम लोग ऑर्फन्स के साथ, टेम्पल ऑफ हीलिंग को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहाँ पे, और हमारे कई लोग आपके साथ में हैं। शिरीष हमारे चेयरमैन भी साथ में आने वाले हैं अभी, और हर्षिता हैं, ट्रस्टी हैं, और वो काफी मैटर्स देख रही हैं। ओके, हम लोग करीब 25 सालों से जुड़े हुए हैं इनके साथ, और बड़ा मजा आता है, अच्छा लगता है ऑर्फन्स के साथ, क्योंकि ये लोग दिल के बहुत साफ होते हैं। ये जो आज मैं कर रहा हूं, इसकी बैकग्राउंड करीब 4 साल पुरानी है। एक बार उन अनाथ बच्चों के साथ अचानक मुझे लगा कि इनको बंबई घुमाया जाए, और मैंने बात की तो उनके जो शेल्टर होम के इंचार्ज होते हैं उन्होंने कहा ठीक है, बस वगैरह का अरेंजमेंट कर देते हैं। मैंने सोचा इनको कहां ले जाएंगे, जुहू चौपाटी, गेटवे ऑफ इंडिया, ये सब तो आम जगह हो सकती थी, हालांकि बच्चों ने वो भी नहीं देखा हुआ था। मैंने एक मेल राजभवन में भेज दिया, और आप बिलीव कीजिए 10 मिनट के अंदर हिज एक्सेलेंसी मिस्टर सी विद्यासागर राव ने
अपॉइंटमेंट कंफर्म कर दिया और मैं 24 बच्चों को लेके राजभवन गया और महामहिम ने पूरे 45 मिनट तक बच्चों के साथ एक एक चर्चा की और वो बार बार ये जानना चाहते थे कि वो उन अनाथों के लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन अनाथों को तो ये पता भी नहीं था कि राज्यपाल क्या होते हैं। वो तो खाली ये पूछ रहे थे कि इतना बड़ा घर आपको कैसे मिलता है और आप क्या करते हैं यहाँ पे। तो वेरी इंटरेस्टिंग। फिर राज्यपाल ने मुझसे बुला के पूछा इनके लिए क्या किया जा सकता है। मैंने कहा सर मैं तो कुछ सोच के नहीं आया था मांगने के लिए। उन्होंने अपने एडीसी से कहा कि डॉक्टर सक्सेना है, ये कभी भी कोई पॉलिसी मैटर को रिक्वायरमेंट लेके आए, इनकी बात सुनी जाए। ये यात्रा वहां से शुरू हुई। फिर मैं मिनिस्ट्री में जाके मिला और मुझे समझ में आया कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। जरा सोचिए एक अनाथ होता क्या है, क्योंकि जब तक ये बात दिल को छुएगी नहीं ना तब तक मजा नहीं आएगा। फादर का क्या रोल होता है एक बच्चे की जिंदगी में। वो छाता, अम्ब्रेला, बच्चे के इमोशनल वेलबींग के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे अपने फादर की तरफ किस नजर से देखते हैं सोचिएगा। उनको लगता है उनके फादर हीरो हैं और मदर अपनी जान न्यौछावर करती है। और इन अनाथों के पास दोनों नहीं होते, डिप्राइव्ड। मैंने पूरे एक्ट पढ़े, बहुत ही मजे की बात है। एक्ट में डिफरेंशिएशन है एक गरीब बच्चे के बीच में और एक अनाथ के बीच में, लेकिन ये डिफरेंशिएशन लेजिस्लेचर की तरफ से हुआ है। ये एग्जीक्यूटिव की तरफ से नहीं है। उन्होंने सब तरफ गरीब बच्चों को और अनाथों को कंबाइन कर दिया। मैंने जब बात की इस बारे में कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, उन्होंने कहा हम सबको कवर कर लेंगे। अभी आगे आपको दिखाता हूं कि सरकार के पास आज भी अनाथों से जुड़ा हुआ कोई डाटा नहीं है। अगर आपको यह जानना है कि एक अनाथ क्या होता है, एक कहानी है ओलिवर आस्क्स फॉर मोर, चार्ल्स डिकेंस की है। एक बार उसको पढ़ के देखिएगा कि अनाथालय में बच्चे रहते कैसे हैं। इसमें बताया गया है कि जिस बोल में उनको खाना दिया जाता था उसको चाट के ऐसा कर देते थे कि उसमें कोई गंदगी लगी रहने का सवाल ही नहीं था। मेरी अपनी भी आंखें भर आई थी जब मैंने ये देखा। कुछ बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, ये नाम याद दिलाना जरूरी है आपको, जो बचपन में ऑर्फन थे। आपने स्टीव जॉब्स का नाम सुना होगा, अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट, एप्पल, सब जानते हैं। स्टीव जॉब्स का बचपन अनाथालय में गुजरा था। मैरिलिन मोनरो, अमेरिकन एक्ट्रेस, मॉडल एंड सिंगर, ये भी अनाथ थी। लियो टॉल्स्टॉय, रशियन राइटर, ये भी अनाथ थे। किसी को अगर सही रास्ता और सही जगह मिल जाए तो ये मैटर नहीं करता कि उसका बचपन कैसा था। और बहुत लोग नीचे से बहुत आगे आए हैं, आप भी जानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री, हमारे यहाँ के अब्दुल कलाम जी, और भी कई लोग हैं जो कहां से गुजर के कहां तक आए हैं। और मुझे लगता है कि उनको सपोर्ट देना हमारी जिम्मेदारी है। स्टैटिस्टिक्स, इंडियन सोसाइटी ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन, आपको आइडिया है इनफर्टिलिटी बढ़ती चली जा रही है। असिस्टेड रिप्रोडक्शन, आईवीएफ और पता नहीं क्या क्या, ये सब बढ़ता चला जा रहा है। मेरे इस चर्चा के बाद हर्षिता आपको फिगर्स डायरेक्टली दिखाऊंगे। मैं फिगर से बात कर रहा हूं, वो दिखाएंगे कि मैं किन एविडेंस की बेस पे काम कर रहा हूं। इनके हिसाब से 10 to 14% इंडियन पॉपुलेशन इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से परेशान है। इट्स अ बिग नंबर। एक अंदाज से 3 करोड़ से ज्यादा कपल्स जो एक्टिव लाइफ में हैं इनफर्टिलिटी से सफर कर रहे हैं। बार बार मैं ये संख्या दोहराऊंगा, 3 करोड़ से ज्यादा कपल्स जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं हिंदुस्तान में। क्योंकि ये नंबर मैच करता है हमारे प्राइवेट सर्वे, मेरा नहीं, मैं और एजेंसीज की बात कर रहा हूं जो आपको दिखाया जाएगा इसमें। ये मैच करता है 3 करोड़ अनाथ और 3 करोड़ लोग बच्चों की तलाश में। और एडॉप्शन कितने हो रहे हैं? 3,500, 3,500 जेजे एक्ट के अंदर, और अनऑफिशियल एस्टिमेट्स 18,000। तो हमारी प्रॉब्लम कहां पे जानिएगा।
अलग अलग तरह की स्टैटिस्टिक्स, ये आपको हम दिखाएंगे अभी। इवन 2021 के सेंसस में भी ऑर्फन्स के लिए कोई जगह नहीं है। सरकार का ये कहना था, मेरी 8 मीटिंग हुई, ये फिगर्स एग्जीगरेटेड है 3 करोड़ की। मैंने कहा 2 चीजें हैं, अगर एग्जीगरेटेड फिगर्स हैं तो आपके पास सही फिगर्स कहां हैं? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा दूसरी चीज, अगर ये फिगर 3 करोड़ नहीं है तो वो कौन सी संख्या होनी चाहिए जिसपे सरकार एक्शन लेगी? ये वेलफेयर स्टेट है, हर सिटीजन हकदार है उन फैसिलिटीज का। और इतना ही नहीं, अनाथों के लिए बहुत बढ़िया शब्द मंत्रालय में बोले गए। और सही बात तो यह है कि पहली मीटिंग में जब मुझे ये बताया गया तो बहुत खुशी हुई थी कि क्या बात हो रही है। सचिव के साथ मीटिंग थी, उन्होंने कहा कि आइडियल वेलफेयर स्टेट में कोई अनाथ होना ही नहीं चाहिए। क्यों? बहुत सिंपल है, अनाथ वो होता है जिसका कोई नाथ नहीं है। लेकिन वेलफेयर स्टेट इंडिया, इसमें अगर किसी का कोई नाथ नहीं है तो उसकी नाथ सरकार है। मुझे सुन के बहुत गर्व की अनुभूति, बहुत बढ़िया बात है। जो सरकार इस भावना के साथ काम कर रही है, मेरा तो सलाम है उसको। उन्होंने मेरी बातें सुनी, आगे हम आगे बढ़ेंगे अभी इस बारे में। तो जिसका कोई नाथ नहीं उसकी नाथ सरकार है, इस भावना के साथ हमारी शुरुआत हुई। इन कंट्री एडॉप्शन अलग होता है और इंटर कंट्री एडॉप्शन अलग होता है। विदेशों से बहुत एनआरआईज बच्चों की तलाश में आते हैं और आपको स्टैटिस्टिक्स दिखाएंगे। लगभग 3,500 इन कंट्री और लगभग 500 इंटर कंट्री, मतलब बाहर हम लोग ये एडॉप्शन जाते हैं। एडॉप्शन 2 तरीके से होता है। एक हामा है, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, 1956 का एक्ट है ये। और दूसरा है जेजे एक्ट। बड़े मजे की बात है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अनाथों का एडॉप्शन किस मंत्रालय के पास होना चाहिए, आप सब कहेंगे एक मत से मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के पास। सही, बिल्कुल सही। ये अनाथों का एडॉप्शन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के पास ही है, आज भी है। लेकिन एक विडंबना आ गई इसमें। विडंबना बड़ी मजेदार है। जेजे एक्ट, हर एक्ट की एक एडमिनिस्ट्रिंग मिनिस्ट्री होती है। इसका मतलब यह होता है कि उस एक्ट को बनाने वाली, उसको चलाने वाली, उसको मेंटेन करने वाली, अमेंडमेंट्स लाने वाली, रूल्स बनाने वाली एक मिनिस्ट्री होती है। मैंने बताया एडॉप्शन के 2 तरीके हैं, एक जेजे एक्ट है और एक हामा, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट आज भी हमारे यहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से गवर्न होता है। अब आप इसका रिपरकशन देखिए। पूरा एडॉप्शन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन डाउन द लाइन जो कलेक्ट्रेट में काम कर रहे हैं, जिनको डिटेल सर्वे करना है, उनको भी नहीं पता कि हामा के एडॉप्शन का करना क्या है। और कोई भी उनके पास जाता है तो उनको सिर्फ जेजे एक्ट का पता है। हालांकि सेक्शन 56(3) में दिया हुआ है कि हामा के एडॉप्शन एज इट इज कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इतना पढ़ता कौन है? तो मेरा एक इंपॉर्टेंट मुद्दा मिनिस्ट्री के साथ ये था कि हामा का रेफरेंसेस मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के पास होना चाहिए, या तो एक्ट की एडमिनिस्ट्रिंग अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से शिफ्ट करके मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को दे दी जाए। और ये बहुत मुश्किल नहीं है, एक नोट का प्रेजेंटेशन और ये कैबिनेट सेक्रेटरी डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स के हिसाब से कौन सा सब्जेक्ट किस मिनिस्ट्री को जाना है ये कैबिनेट सेक्रेटरी डिसाइड करती है, जो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के अंडर में फंक्शन करती है। और अगर ऐसा हो गया, जिसके लिए मुझे वादा किया गया, मैं जितने प्रपोजल्स आपको बता रहा हूं इन सब के लिए मुझसे वादा किया गया है कि ये सब पॉजिटिव है। अगर हामा का रेफरेंस मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट की वेबसाइट पे आने लगा और इनके जो वेलफेयर सेंटर्स हैं, शेल्टर होम्स हैं, उनको इस बारे में अच्छी अवेयरनेस आने लग गई, तो इसके रिपरकशन बहुत सुंदर होने वाले हैं।
लोगों को पता चल जाएगा और जो धक्के खाते हैं ये बहुत कम हो जाएंगे। अगली बात, अनुराधा ने बताया, फातिमा ने बताया, सब जानते हैं कि कानून बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है एडॉप्शन में, सब जानते हैं। कानून अमेरिका में भी स्ट्रिक्ट है, ये जानना बहुत जरूरी है। कानून अमेरिका में भी स्ट्रिक्ट है, लेकिन अमेरिका में हर साल 1,35,000 एडॉप्शंस होते हैं। ये हमारी संख्या के कितना गुना हो गए और उनकी जनसंख्या हमारे तिहाई के करीब है। सोचने वाली बात है। तो तकलीफ कहां पे है ये हमको ही आइडेंटिफाई करना होगा, और आइडेंटिफिकेशन के लिए मेरे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है और मुझे आपका सहयोग चाहिए, आप सभी का। और जहां तक आप लोग पहुंच जाएं, मैं आगे चर्चा करने जा रहा हूं कि मुझे कहां पे समस्या इसमें दिखाई दे रही है और फिर ये कि मेरे पास इसका समाधान क्या है। भारत में एडॉप्शन कम क्यों है? सवाल ये उठता है कि भारत में एडॉप्शन इतना कम क्यों है। पहली चीज, हमारे एडॉप्शन लॉज बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, सोशल नॉर्म्स यहां के डिफरेंट हैं। मान लिया, सॉल्यूशन क्या है ये बात हमको करनी है। कॉम्प्लेक्स लॉज बेसिकली आप समझ लीजिए, अभी चर्चा होगी इस बारे में। इतने फॉर्म भरने पड़ते हैं, इतनी एंट्रीज करनी पड़ती हैं। मैंने सबके लिए सजेशंस दिए हैं, एक एक चीज के लिए सजेशन दिया है। सरकार ने उसको बहुत सिंपल बनाने का सोचा था और इंटेंशंस ये रही हैं ओवर द पीरियड, पिछले 10 साल में, 15 साल में, इवन जेजे एक्ट की बैकग्राउंड में भी ये था। होता क्या है देखिए, एक गलत एडॉप्शन का इफेक्ट क्या होता है। सरकार को डर है कि एक गलत एडॉप्शन हो गया तो क्या होगा। द गर्ल मे गो इन फॉर प्रोस्टिट्यूशन, शी मे बी फोर्स्ड, और द बॉय मे बी फोर्स्ड फॉर बेगिंग। मैंने माना कि ये हो सकता है। मैंने कहा उसके लिए कितनी सख्ती करेंगे और सख्ती की सीमा क्या है, इस पे हम एक बार फिर आगे चर्चा करेंगे कि जहां सख्तियां की गई, मैं कहता हूं जो गलत काम करे उसको फांसी पे चढ़ा दीजिए, मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन इस डर के मारे कि एक गलती ना हो जाए, हमारे 3 करोड़ बच्चे अनाथ रह जाते हैं और 3 करोड़ इनफर्टाइल कपल्स को बच्चा नहीं मिल पाता है। सोचिए हम कर क्या रहे हैं, हम एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया क्या कर रहे हैं। ये मेरी चर्चा का मुद्दा है। आगे देखते हैं। एक मैंने आपको यह बताया कि कॉम्प्लिकेशन है, दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग है। सरकार ने कानून बना दिया, बैकग्राउंड चेक होना चाहिए। बड़ा अच्छा कानून है। हम बच्चे को कैसे दे सकते हैं? हमको सड़क पे कचरे के ढेर पे पड़ा हुआ बच्चा मिलता है। एक लड़की मिलती है जिसकी उम्र कुछ घंटे की है, कचरे के ढेर पे। अब कानून देखिए और रिपरकशन देखिए क्या है। कानून है कि उसके बैकग्राउंड चेक्स होने चाहिए। मान लिया सबसे पहले हेल्थ चेकअप होना चाहिए, मान लिया सब कुछ। एक हेल्थ चेकअप के लिए स्टेट मेडिकल ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट का होता है, उसको पेमेंट होता है कुछ 50 रुपए से 100 रुपए के बीच में। एक डॉक्टर इतनी देर में क्या क्या चेक कर सकता है, और वो चेकअप बड़ी कन्वीनियंटली हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या ग्राम पंचायत या बीडीओ या उनके डिप्यूटीज देख के एक नजर में कर सकते हैं। क्या बच्चा है, पड़ा हुआ है, हाथ पैर हिल रहे हैं, इट्स ओके, क्योंकि डॉक्टर इससे ज्यादा चेक नहीं करता है। लेकिन फर्क क्या पड़ता है, डॉक्टर चेक तो नहीं करता है, लेकिन डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेने में एक एक हफ्ता 10-10 दिन निकल जाते हैं। उनके पास टाइम नहीं होता, और फैक्ट है कि टाइम नहीं होता। अब आप सोचिए कि कितनी सिंपल चीज के पीछे हम कहां अटके रह गए। और देखिए, एक्ट में लिखा हुआ है कि उसके ऊपर कोई क्लेम नहीं होना चाहिए। द बेबी शुड बी फ्री, लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन। क्यों नहीं होना चाहिए लीगली फ्री? कल तो कोई क्लेम करने आने वाला आ जाए तो। 4 सेंटर्स पे मैं खुद गया कलेक्ट्रेट ऑफिस में, और मैंने उनसे पूछा ये लीगली फ्री का मतलब क्या है। मैं ग्राउंड पे जाके बात कर रहा हूं, इसलिए आप लोगों के बीच में आज यहां पे हूं। मैंने उनसे पूछा
ये लीगली फ्री का क्या मतलब होता है? उन्होंने कहा कि कल को कोई क्लेम करने ना आ जाए। मैंने कहा बहुत सुंदर। पहले तो ये बताइए कि जिस अनवेड मदर ने अपने बच्चे को कचरे के ढेर पे फेंका है, वो क्लेम करने क्यों आएगी? उन्होंने कहा नहीं आएगी। सही बात है। मैंने कहा जो भी छोड़ के गया है क्यों आएगा? अबंडन, सरेंडर सब इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। फिर मैंने कहा आपने इतने बच्चों के लिए चेकअप कराया होगा कि वो लीगली फ्री हैं कि नहीं है। आपके पास आज तक कितने केसेस आए इसमें किसी ने क्लेम किया हो बच्चे को? और जिन लोगों से मैं बात कर रहा था वो जूनियर गैजेटेड ऑफिसर्स थे। उन्होंने कहा एवरेज उनकी 10, 15, 20 साल की नौकरी में एक भी केस ऐसा नहीं आया। आप सोचिए, सरकार से मैंने आरटीआई डाली हुई है कि कितने केसेस में क्लेम आए, और अगर एक भी क्लेम नहीं आ रहा है तो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या सरकार का ये 60 दिन का प्रोसेस उचित है? और इसमें क्या होता है, सरकार ने तो कह दिया कि 60 दिन की बात है। ये 60 दिन में होता ही नहीं, इसमें 1 साल लग जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोसेस में वो इसका एडवर्टीजमेंट निकालते हैं। एडवर्टीजमेंट के लिए टेंडर होता है, टेंडर के लिए बजट पास होता है। फिर उनको लगता है एक बच्चे में क्या है, खर्चा ज्यादा हो जाएगा, 4 बच्चों को जब साथ साथ हो जाएंगे तब एडवर्टीजमेंट निकाल देंगे। ये ग्राउंड रियलिटी की पोजीशन है। अब सरकार ने पैसा बचाने के लिए इस प्रोसेस को जो कुछ किया उससे बच्चे की तो ग्रोथ होती रही और मिला कुछ भी नहीं। मैंने इसका सोल्यूशन दिया। मैंने कहा पहले तो मुझे एक्ट में चेक करते हैं। हम वो चीज आरटीआई में डाल के फिर अभी भी चेक कर रहे हैं कि लिखा कहां हुआ है 60 दिन का रिक्वायरमेंट। लिखा है कि कमेटी जो है 60 दिन में डिसाइड करेगी। मैंने कहा कि 60 दिन की प्रोसेस को 0 डे कर दीजिए और अपने कलेक्ट्रेट, जिस भी जिले में बच्चे का ये शेल्टर होम में है, वहां पे एक ऑफिस पोर्टल पे एक एडवर्टीजमेंट डाल दीजिए। क्योंकि जब या ये एक्ट बनाए गए थे तब पोर्टल और डिजिटलाइजेशन इतना एक्टिव नहीं था। अब हो चुका है। तब हमें जरूरत थी न्यूज़पेपर में देने की। आज हर चीज पोर्टल पे आ जाती है। गवर्नमेंट बड़ी बड़ी चीजों को पोर्टल पे दे रही है और पोर्टल पे देने के बाद आपका अपना काम खत्म हो गया। मैंने एक और ऑप्शन दिया कि आप रियली क्या ढूंढ रहे हैं कि बच्चे को क्लेम करता हुआ कोई आ जाए या फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं? अधिकारियों ने जवाब दिया कि दोनों काम कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं सोल्यूशन देता हूं आपको। आपके पुलिस स्टेशन में डिस्ट्रिक्ट पुलिस एक रिकॉर्ड मेंटेन करती है जिसमें मिसिंग पर्संस के बारे में जानकारी होती है। जहां पे मिसिंग पर्संस के बारे में जानकारी है उससे मैच कर लीजिए तो आपका भी काम हो जाएगा, फॉर्मेलिटी भी पूरी हो जाएगी और बजाय 60 डेज के आप सेम डेज को पोर्टल पे डाल दीजिए। इन सब बातों को सरकार ने एग्री किया है, स्वीकार किया है। लेकिन जो मेरी आखिरी मीटिंग हुई थी सरकार के साथ, उसमें एक ही मुद्दा बहुत क्लियर था कि उनको डर है कि कहीं दुरुपयोग ना हो जाए। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि इस डर का मैं क्या जवाब देता हूं। तो ये हुई बैकग्राउंड चेक की। उसके बाद सिस्टम्स फेल हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन सरकारी तंत्र में चिट्ठी पत्री के माध्यम से होती है और इसमें बहुत ज्यादा देर लगती है, बहुत ज्यादा समय लगता है। सरकार ने एक अलग से एजेंसी बना दी, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, आर.के. पुरम में इनका ऑफिस है। इनके साथ भी मेरी मीटिंग हुई, बातचीत हुई। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि कारा की वेबसाइट पे जाके, बहुत बढ़िया वेबसाइट बनाई है, कारा की वेबसाइट पे जाके एक बार देखिएगा क्या कंडीशंस रखी हुई हैं उसमें। उनकी कंडीशंस और जो माहौल उन्होंने बना के रखा हुआ है, बिल्कुल लगता है कि सारे सिटीजन्स जो हैं ये पता नहीं क्या चोर डकैत हैं जो बच्चे को उठा के पता नहीं क्या करेंगे। और वो सिर्फ एक ही चीज इंश्योर करना चाहते हैं कि किसी भी तरह से एक भी गलत अडॉप्शन ना हो जाए। रिजल्ट 3 करोड़ में से लेस देन 0.1% अडॉप्शन। ये मेरी समस्या है। अगली बात, अनाथ। हमारे आपके बच्चों के पास
वाईफाई, इंटरनेट, एम्प्लॉयमेंट न्यूज और पता नहीं क्या क्या होता है। वो अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं। 15, 16, 17, 18 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते सबको पता होता है कि किस लाइन में जाना है। इन अनाथों को नहीं पता होता कि किस लाइन में जाना था। ये कहीं ना कहीं सोशली डिस्टर्ब भी होते हैं और कई बार इनको वो स्वागत नहीं मिलता जो इनको मिलना चाहिए। मैं ये बात ट्रांसजेंडर्स के केस में खासतौर से कहता हूं। ट्रांसजेंडर्स वो हैं जो मेल भी नहीं है और फीमेल भी नहीं है। मेरा कहना यह है कि अगर यूनिवर्स ने हमको मेल या फीमेल बनाया है तो ऐसा नहीं है कि ये टेकन फॉर ग्रांटेड है। यूनिवर्स ने कुछ ऐसा भी बनाया जो नाइदर मेल नॉर फीमेल थे, जिससे हमको अंदाजा रहे कि एक दर्द होता है जो ना मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, और इससे हमको यूनिवर्स की पावर का पता चलता है कि जो कुछ हमको मिला है वो यूनिवर्स की कितनी बड़ी गिफ्ट है। सबसे पहले उसमें जेंडर आता है जिस पे हमें ध्यान भी नहीं जाता। आगे की बाकी की चीजें, अगर किसी के पास विजन नहीं है, अगर किसी के पास हियरिंग नहीं है या लिम्स नहीं है, तो समझ के दीजिएगा सिर्फ इतना सा कि यूनिवर्स ने उनको इसलिए वंचित रखा जिससे हम इनकी वैल्यू समझ पाए। और यही नियम मैं अगर अनाथों के ऊपर लागू करूं कि अनाथों को पेरेंट्स से वंचित इसलिए रखा गया कि हम पहचान सकें कि उनका दर्द क्या होता है। आगे चलते हैं। इन बच्चों के लिए, अनाथों के लिए मैंने सरकार को प्रेजेंट किया कि 18 साल की उम्र तक आते आते इनको नहीं पता होता है कि इनको किधर जाना है। मैंने प्रपोजल दिया कि 750 जिले हैं, 5500 तहसीलें, 6500 ब्लॉक्स हैं। हर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ये जिम्मेदारी ले, इसके इंस्ट्रक्शन सेंटर से जाएंगे। उन्होंने कहा हमको अलग अलग मिनिस्ट्री से इन्वॉल्व करना पड़ेगा। मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? आपको एक लेटर लिखना है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, HR को, या मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट को, या मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो इस जिम्मेदारी को महसूस करेगा। और मैंने सिर्फ छोटी सी बात कही थी, हर ब्लॉक लेवल पे एक पोर्टल बन जाए जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, और वहां पे किसी भी शेल्टर होम में यहां कम से कम 5 बच्चे हों और वो 5 साल से रन कर रहा हो। क्योंकि एक चैप्टर ही सेपरेट है कि वो कहते हैं रजिस्टर्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड, और रजिस्टर्ड और रिकॉग्नाइज्ड सच मानों में वही नहीं हो पाते हैं जो सच्चे तरीके से चल रहे हैं, क्योंकि उनके पास फॉर्मेलिटी पूरा करने के साधन नहीं होते। तो मैंने जो कंडीशन रखी थी वो बिल्कुल प्रैक्टिकल थी कि कम से कम 5 बच्चे वहां रह रहे हों और 5 साल से रन कर रहा हो, और इनको महीने में एक बार खाली 2 घंटे के लिए मंत्रालय के व्यक्ति या जिला समाज कल्याण अधिकारी या जिला बाल विकास अधिकारी, उनका कोई भी जूनियर गजेटेड ऑफिसर जाके 2 घंटे में इनको ये बता दे कि कैरियर के ऑप्शंस क्या क्या है। मैं कहता हूं एक अनाथ को शायद ये भी पता नहीं होता कि जहां वो रह रहा है उससे 200 मीटर की दूरी पे होटल में वेटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिशा हमको दिखानी होगी, और ये प्रोसेस भी ऑन है। एक और चीज, मेरे ख्याल से मैं समय ज्यादा ले रहा हूं लेकिन जरूरी है जो भी है ना, सिविल सोसाइटी में सेंक्शन। फिर मैंने कहा कि एक स्पॉन्सरशिप 2000 पर मंथ पर चाइल्ड दी जाए जिससे कि रिकॉग्निशन आगे बढ़ सके। मिनिस्ट्री का रिकॉग्निशन मेरी तरफ से अच्छा था, मेरे लिए ट्रीटमेंट अच्छा था। मैं अभी सॉल्यूशन पे आगे आ रहा हूं, सॉल्यूशन। लेकिन मुझे एक समस्या लगी जो कि 15 दिन पहले ही वर्कआउट हुई, तो मैं उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। मिनिस्ट्री ने क्या किया रिसेंटली, आप सबको पता है कि बहुत सारे पेपर्स की रिक्वायरमेंट होती है। मिनिस्ट्री ने ऑब्जर्व किया पिछले 2 साल में कि बहुत डिले हो रही है। मिनिस्ट्री ने बड़े आराम से यह सोचा कि जुडिशरी में पेंडेंसी बहुत ज्यादा है, और उन्होंने एडॉप्शन की प्रोसेस में फाइनल सील के लिए यह अधिकार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे दिया। मुझे क्या लगता है कि इससे कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, क्योंकि डिले जुडिशरी में थी नहीं। हर जज या हर मजिस्ट्रेट एक गार्जियन भी होते हैं, और वो क्यों डिले करेंगे? डिले यहां पे है
कि प्रोसेस को बहुत लंबा किया हुआ है, और प्रोसेस क्यों लंबी है और उसका शॉर्टकट क्या है, ये हम अभी आगे चर्चा करने जा रहे हैं। और ये जो अमेंडमेंट आया था, ये कुछ 3-4 महीने पहले आया था, एंड आई डोंट एक्सपेक्ट इसमें कुछ भी इंप्रूवमेंट होगा। कोरोना के चलते कई केसेस ऐसे हुए, बच्चे अनाथ हो गए, लोगों ने कोशिश की, लेकिन कड़े कानून के चलते सबके मन में डर है, और मिनिस्ट्री ने क्लैरिफिकेशन दे दिया, यस वी आर ओपन फॉर अडॉप्शंस बट प्रोसीजर मस्ट बी फॉलोड। और प्रोसीजर आप सब जानते हैं कितना मुश्किल है, और प्रोसीजर को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, ये हमारा चर्चा का मुद्दा अभी आने वाला है। एक चाइल्ड लाइन है 1098, एनजीओ रन करते हैं, एक बार में फोन उठता है। मुझे मंत्रालय ने बताया कि 1098 की हेल्प ले सकते हैं। घर पहुंच के मैंने 1098 पे 6 कॉल आधे घंटे के गैप पे की, हर बार पहली बार में फोन उठा। 1098 एट्रोसिटीज ऑन चिल्ड्रन के लिए है, मतलब किसी बच्चे पे कोई अत्याचार हो रहा हो, इंडिविजुअल केसेस मंत्रालय बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर एक्शन भी लेते हैं। लेकिन जब पॉलिसी चेंज की बात आती है और लीनियंसी की बात आती है, तो वो हाथ नहीं डालते हैं इसमें। 1098 मैंने हर 6 बार पूछा कि क्या उनको बच्चों के एडॉप्शन के बारे में कोई जानकारी है, उनको कुछ भी जानकारी नहीं थी। मतलब एडॉप्शन एंड सिंप्लीफिकेशन प्रोसीजर्स को उन्होंने पूरी तरह से इग्नोर कर रखा है, मिनिस्ट्री ने इग्नोर कर रखा है। अब मैं आ रहा हूं आपको सॉल्यूशंस के बारे में। एक सॉल्यूशन मैंने आपको बताया कि 6500 ब्लॉक्स में एजुकेशन ऑफिसर जाके वहां पे बता दें। अगला मैं बता रहा हूं आपको एडॉप्शन को सिंप्लीफाई कैसे किया जा सकता है। क्या आपको आइडिया है कि यहां एक फॉर्म बनाया जाता है, और बड़ा लंबा चौड़ा फॉर्म है, उसमें कुछ क्लोज टू 60 कॉलम्स है, और उसमें एंट्री करनी है। और वो एंट्री इतनी ट्रिकी है कि एक जरा सी गलती हुई नहीं कि जो सोशल वर्कर आपके यहाँ आता है ना, सोशल वर्कर सीधा कहेगा, हाँ फैमिली इनकम ठीक है, घर में साफ सफाई ठीक रहती है, और पेरेंट्स साथ में रहते हैं, खाना अच्छा बनता है, सब कुछ एयरी एटमॉस्फेयर है, लेकिन एनवायरनमेंट देख के मुझे कुछ डाउट लगता है। और एक बार उसने लिख दिया कि इस पे कुछ डाउट लगता है, आगे काम हो ही नहीं सकता। मैंने पूछा सोशल वर्कर को पैसा कौन देता है और कितना पैसा मिलता है। पता चला ये तो सोशल वर्कर हैं, इनको क्यों पैसा देंगे? सोशल वर्कर हैं, इनको क्यों पैसा देंगे? बहुत सुंदर लगता है देखने में, सुनने में। सच्चाई ये है कि वो आते ही डोनेशन की बात करना शुरू कर देते हैं, या तो वो करते हैं या प्रोस्पेक्टिव पेरेंट करना शुरू कर देते हैं, या तो वो करते हैं या प्रोस्पेक्टिव पेरेंट करना शुरू कर देते हैं डोनेशन की बातचीत। आप समझ सकते हैं डोनेशन क्या है। अब फॉर्म एक तरफ रह गया, इतना लंबा चौड़ा फॉर्म, उसकी सैंक्टिटी खत्म। अब आपको सोशल वर्कर गाइड कर देगा ये, और अगर किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई तो उसमें छोटी सी गलती निकाल के वो चैप्टर क्लोज हो जाएगा। इमेजिन द प्लाइट। इस मुद्दे को समझने के लिए हमें उस मां के हृदय से बात करनी होगी जिसको बच्चे की जरूरत होती है और वो कुछ भी करने को तैयार रहती है। एक पर्टिकुलर केस में मैंने बात की थी, आप बिलीव नहीं करेंगे, सोशल वर्कर ने मदर से पूछा कि मैडम बाकी सब तो फॉर्म ठीक लग रहा है भरा हुआ, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो क्या होगा? इस सवाल का जवाब मदर के पास नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे हस्बैंड ने कहा हाँ कोई बात नहीं, हम है ना। सोशल वर्कर ने उनसे भी पूछा अगर आप दोनों को कुछ हो गया तो क्या होगा? मैंने ये बात मंत्रालय में उठाई थी कि इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो मंत्रालय ने कहा ऐसे तो इंस्ट्रक्शंस ही नहीं है। मैंने कहा आपके इंस्ट्रक्शंस का माहौल ऐसा है कि ज्यादा से ज्यादा सख्ती और पूरी तरह से गारंटी कि हाँ भाई कुछ गड़बड़ हो ना जाए। और यकीन मानिए उस पर्टिकुलर केस में कपल डेस्परेट थे टू गेट ए चाइल्ड। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने रेफरेंसेस से लिखवा के दे दिया कि हाँ भाई हम जिम्मेदारी लेते हैं, और ये लिखने के बाद फिर उनका काम हो गया। बट इज इट रियली फेयर? ये देश में जो कुछ हो रहा है उसकी बात कर रहा हूं आपसे। कारा के सिस्टम में बहुत ज्यादा बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं है आज के लिए। सिस्टम को अपग्रेड करना ये इमीडिएट रिक्वायरमेंट है,
और ये सब बातें मैंने बताई हुई है, मुझे पता नहीं कि क्या करेंगे ये और कितना होगा। मेरी मीटिंग्स चालू हुई थी अक्टूबर से, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में 3 बार, अप्रैल में ये मेरी लास्ट मीटिंग हुई थी उनके साथ। और उसके साथ ही उन्होंने ये डिसाइड किया मिनिस्ट्री ने कि मेरी जितनी बातें हैं सब सही हैं, सब एग्जामिनेशन स्टेज पे हैं। और मैंने बार बार पूछा उनसे कि अगर सब सही है तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई डेडलाइन की डेट दे सकते हैं, और इसका जवाब उनके पास किसी के पास भी नहीं था। उन्होंने कहा नहीं, मंत्रालय में टाइम तो लगता है। और तब मुझे लगा कि अगर वो डेट नहीं दे सकते हैं और बार बार एक ही सवाल कि अगर कोई गलती हो गई तो क्या होगा। तो अब ये है इशू, ये इनके पास पेंडिंग है। मैंने प्रपोजल्स क्या क्या दिए ये बता रहा हूं आपको। एक, मैंने कहा हामा को पब्लिक नोटिस में लाया जाए, लोगों को पता चले कि यह है, क्योंकि इसके बारे में किसी को पता नहीं है। मैंने 1098 के बारे में कहा, इसको किया जाए। फिर शेड्यूल 7 में एक इनका लेटर है, वो अभी हर्षिता आपको दिखाएंगी, चौंकाने वाला लेटर है ये। शेड्यूल 7 को होम स्टडी की रिपोर्ट कहलाती है ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। और मैं अपने आप को गलत मान भी लूं कि मैं शायद ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप अपने हिसाब से कानून बना लीजिए, लेकिन ये संख्याएं तो बढ़ा दीजिए कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से। एक और चीज, डाटा नहीं है। इनका कहना है ऑर्फन्स का हमारे पास डाटा नहीं है। बहुत सिंपल सॉल्यूशन हो सकता है इसका। आज पूरा भारत देश करीब करीब पूरी तरह से कंप्यूटर से कनेक्टेड है। मैंने एक प्रोसेस बताई कि ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर, एमएलए, कंसर्न मिनिस्ट्री, इन सभी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए कि हाँ आपको ये डाटा डालना है। और डाला कैसे जाए? किसी भी तरह से किसी भी बच्चे के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो मैंने 4-5 पॉइंट बताए कि उसकी 4 फोटो डाल दीजिए, क्योंकि उसका नाम नहीं होता। और जगह मैंने मान लिया कि वो कचरे के ढेर से उठाया गया है, तो लोकेशन कहां से उठाया गया है, एक फ्रंट की फोटो, एक लेफ्ट साइड से फोटो, एक राइट साइड से फोटो, एक फुल बॉडी फोटो, ये। और जनरल हेल्थ के बारे में जिसको कोई भी टिक कर सके, ग्राम प्रधान लेवल का आदमी, हमको डॉक्टर की जरूरत नहीं है वहां पे, वो टिक कर दे जनरल हेल्थ लुकिंग ओके। मेरा इसका कहने का मतलब ये था कि अगर कोई बेसिक डिफॉर्मिटी है तो वो वहां पे मेंशन कर दिया है, और इसके साथ वो प्रशासन को सौंप दिया जाए आगे की कार्रवाई के लिए। और ये प्रक्रिया 2 महीने के अंदर हमको काफी 2 साल के अंदर हमको काफी आगे बढ़ा देगी और हमारे पास बढ़िया डाटा अवेलेबल होगा। एक मैंने और प्रपोजल दिया, एडॉप्शन प्रिपेयर स्कीम। आप जानते हैं कि इतने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स मैंने माना सब पोर्टल पे दिए हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो गाइडेंस होगी ना। मिनिस्ट्री का कहना है कि डॉक्यूमेंट सिंपल है, बहुत सिंपल है। मेरा कहना है कि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और मैं वजह बताता हूं। हर पेरेंट उतना पढ़ा लिखा नहीं होता, लेकिन हमको यह मानना पड़ेगा कि हर पेरेंट की इच्छा है एडॉप्ट करने की जिसके पास बच्चा नहीं है, और हमारी जिम्मेदारी वेलफेयर स्टेट है उसकी हेल्प करने की। तो मैंने प्रपोजल दिया कि एडॉप्शन प्रिपेयर स्कीम, जो इनकम टैक्स प्रिपेयर स्कीम 2006 में जो आयकर विभाग ने इंट्रोड्यूस की थी, उसमें ऐसा था कि 250 रुपए देके हम किसी की मदद ले सकते हैं जो हमको इनकम टैक्स रिटर्न भरवा दे। पान वाले, रिक्शे वाले, सरकार के लिए एसएससी बढ़ जाते हैं, टैक्स आने लगता है। पान वाले से हम उम्मीद नहीं करेंगे कि वो खुद आईटीआर भरना सीखे, और सीए की फीस वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैंने प्रपोजल दिया एडॉप्शन प्रिपेयर स्कीम इंट्रोड्यूस कर दी जाए, जिसमें भारत सरकार हर जिले में 10, 15, 20 वैकेंसीज एडवर्टाइज करे ग्रेजुएट्स के लिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया हो उसका, 5,000 रुपए फीस रख लीजिए उसके लिए। जो भी बेसिस ऑफ सिलेक्शन हो मुझे मंजूर है, और उसके बाद उनका सिलेक्शन होने के बाद ऊपर से ट्रेनिंग शुरू कर दी जाए कि ये गाइडलाइंस है सरकार की, इस तरीके से फॉर्म भरना है, और इनको हम अथराइज कर देंगे कि ये पेरेंट से 1,000, 2,000, 2,500 रुपए फीस ऑफिशियली ले सके, और इनके नाम
वेबसाइट और पोर्टल पे होंगे, नाम, नंबर, डिस्ट्रिक्ट वाइज। आप सोचिए फॉर्म भरने का काम कितना आसान हो जाएगा और कितनी प्रक्रिया इजी हो जाएगी, और जिन सवालों के जवाब हमको नहीं मिलते हैं वो हमको एक ऑफिशियल देने लग जाएगा। ये प्रक्रिया काफी आसान हो सकती है। अच्छा, अब इसके बाद आती है एक बात और, बहुत सारी डिटेल्स मांगी जाती है फाइनेंशियल वर्किंग के बारे में। सोचिए क्या क्या जरूरी है। पैन कार्ड चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है मान लिया, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, घर अपना है कि नहीं, किराए का है, बैंक बैलेंस कितना है, अल्टीमेटली क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। मेरा इसमें एक सजेशन था सरकार को। मेरा सजेशन ये था, ये फॉर्म भरने की जिम्मेदारी सोशल वर्कर की होनी चाहिए, पेरेंट की नहीं। और अगर सोशल वर्कर कह रहा है कि इनको बच्चा दिया जा सकता है, तो सोशल वर्कर से कभी कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूं कि ये फॉर्म भरने की जिम्मेदारी सोशल वर्कर की होनी चाहिए। और अगर सोशल वर्कर कह रहा है कि इनको बच्चा दिया जाएगा, तो उससे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए। लेकिन अगर सोशल वर्कर ये कह रहा है कि इनको बच्चा नहीं दिया जा सकता है, तो सोशल वर्कर को उसके रीजंस एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। और इस एटीट्यूड से हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स और करप्शन अपने आप एक झटके में खत्म हो जाएगा और हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे। कितने प्रूफ ऑफ इनकम, कितने बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, कितने प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन की जरूरत है। हमको एक बच्चा पालना है, बस छोटा सा ये। अच्छा, अब और मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह बहुत सिंपल हो सकता है। एक मैंने और बताया, डाइवोर्स सर्टिफिकेट, यस आई एक्सेप्ट कि अगर कपल है, डाइवोर्स हुआ है तो होना चाहिए। पोस्ट एडॉप्शन के बाद आपको मालूम है कैजुअल इंस्पेक्शंस कभी भी आ जाते हैं। ये लोग, मुझे आने में शिकायत बिल्कुल नहीं है, आइए कभी भी आइए। लेकिन पेरेंट्स के मन में ये डर लगा रहे कि वो कभी भी आ सकते हैं, मजा नहीं आएगा। ये मजबूरी में पेरेंट्स इस चीज को बर्दाश्त करते हैं। डर, क्यों डर होना चाहिए? हम बच्चा पाल रहे हैं, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। मैंने इसका सरकार को एक बहुत ही इजी सॉल्यूशन दिया। मैंने कहा कि पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस को सिंप्लीफाई किए देते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? बजाय 2 के आप 3 रेफरेंसेस ले लीजिए। मंजूर है? आप 2 के बजाय 3 रेफरेंसेस ले लीजिए, और तीनों रेफरेंस ऐसे लीजिए जिनके आधार और मोबाइल नंबर लिंक्ड है। बस इसमें फायदा क्या होगा कि एक बार आपने उनका आधार नंबर एंटर कर दिया तो बाकी डिटेल्स तो अपने आप ही पहुंच गया ना सरकार के पास, और उसका वेरिफिकेशन उनके मोबाइल पे आ गया। अब बजाय सोशल वर्कर के या प्रोस्पेक्टिव पेरेंट की ये जिम्मेदारी इन रेफरेंसेस पे डाल दीजिए कि वो बच्चा एडॉप्शन के बाद ठीक से पाला जा रहा है कि नहीं। और ये बहुत आसान होगा। अगर हम किसी का रेफरेंस दे रहे हैं ना, हम बहुत खुशी से ही देंगे। क्या हम देखते रहेंगे ना बच्चे को, अरे 6 महीने का बच्चा है, मजा आएगा ना बात करने से उसको। और ये देखना, प्रेम का देखना होगा, और ये लिख के देना कि अगर बच्चे के पेरेंट्स की डेथ हो गई तो हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। बहुत दर्दनाक हो जाता है, बहुत फर्क है दोनों में। अब पेरेंट्स की ड्यूटी है कि जिनको बच्चा मिला है वो शुरू के 7 दिन तक उस बच्चे की फोटो डेली अपलोड करेंगे पोर्टल पे। और पोर्टल पे सिस्टम से जब अपलोड होगी तो उन तीनों रेफरेंसेस के पास मैसेज जाएगा कि फोटो अपलोडेड। ध्यान दीजिएगा, पहले हफ्ते रोज शाम को 8 बजे या जो भी टाइम सरकार को सूट करे अपलोड करेंगे। अपलोड नहीं हुई तो रेफरेंस के पास सिस्टम जनरेटेड मैसेज जाएगा कि अपलोड नहीं हुई। अपने आप कॉल करेंगे ना रेफरेंस। सरकार क्यों परेशान होती है? ये पहले 7 दिन तक ये, फिर 7 दिन के बाद पूरे महीने वीकली, उसके बाद पूरे 6 महीने तक 6 मंथली। और अगर ये फोटो नहीं पहुंची तब हम रेफरेंस को ऑथराइज करेंगे कि वो कंप्लेंट करें। इसके साथ हम सोशल वर्कर को पूरी तरह से अथॉरिटी देते हैं कि वो कभी भी आके चेक कर लें। इसमें और उसमें जो अभी हो रहा है बहुत फर्क है। आप देखेंगे इससे बहुत ये आसान हो जाएंगी।
अब हम ये सब चीजें सरकार को प्रेजेंट कर चुके हैं और सरकार के साथ हमारी जो बात चल रही है वो उन्होंने ये सब चीजें एक्सेप्ट की कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन इंटेंशन यही है कि हम उनको कुछ ऐसा सॉल्यूशन दे दें जो फुल प्रूफ हो, और फुल प्रूफ सॉल्यूशन कभी होगा नहीं। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, सरकार को भी दिया मैंने, एक बहुत ही आसान तरीका बताता हूं आपको रोड पे एक्सीडेंट्स रोक देने का। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं, सड़क पे कभी व्हीकल्स के एक्सीडेंट होंगे ही नहीं। बड़ा अच्छा लगता है ना सुनने में। गाड़ियां चलाना बंद कर दीजिए बस, क्योंकि अगर गाड़ियां चलानी है दुर्घटना होगी। हमको जितने प्रिकॉशंस लेने हैं हम ले सकते हैं और वो लेने चाहिए और लेने की जिम्मेदारी है। कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपके सामने पढ़ना चाहूंगा मैं। भारत में करोड़ों अनाथ हैं जो एक प्यारे परिवार का इंतजार कर रहे हैं, और जब भी अनाथालय विजिट करने जाते हैं पेरेंट्स, कोई भी सपोज कोई 500 रुपए की मिठाई लेके जाता है, सब अक्सर होता है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि उन अनाथों के दिल पे क्या गुजर रही होती है और पेरेंट्स के दिल पे क्या गुजर रही होती है, और वो बस ये सोचते रह जाते हैं कि काश ये बच्चा हमको मिल जाता, ये बिटिया हमको मिल जाती, और वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि भारत सरकार ने कानून के शिकंजे में अपने आप को बांध रखा है। अब सोचिए, अगर वो अनाथ किसी का बेटा या बेटी बन जाए, कितनी खुशी की बात होगी, और हम चाहते हैं कि आप इसमें साथ आए हमारे। कितनी खुशी की बात होगी कि कोई बच्चा अनाथ ना रहे, हर बच्चे को प्रेम मिले, लाइफ की वैल्यू मिले और वो सुरक्षित महसूस करे, और हम एक ऐसी दुनिया बना सकें जिसमें कोई अनाथ ना हो, और एक अनाथ की यात्रा शुरू होती है अपने परिवार के मिलन के साथ, फॉस्टर केयर के साथ, एडॉप्शन के साथ, किनशिप के साथ, रिलेटिव्स की केयर के साथ। हमारा उद्देश्य है कि हम किसी तरह से परमानेंट, स्टेबल और लविंग होम्स उन अनाथों के लिए बना सकें। हमारे इन परिणामों के साथ साथ जो हमारी चर्चाएं हुई, उसमें हम एक और चीज कवर करने जा रहे हैं कि जब आखिर में ये बात काफी बढ़ी कि कोई तरीका बताइए कि कोई गलती ना होने पाए, तो मैंने भारत सरकार को कुछ उदाहरण दिए जो मैं आपकी नजर में आना चाहता हूं। उसके बाद मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मैं कहां गलती पे हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कहां गलती पे हूं। ये मुद्दा कुछ मुझे दिल से ज्यादा छू चुका है। ये 1995 में मैं लखनऊ से बंबई आया था, रिलायंस इंडस्ट्रीज में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूं। तब मुझे अच्छी तरह से याद है, सिर्फ 5 लोगों के पास इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स हुआ करते थे। अनिल भाई के पास था, मुकेश भाई के पास था, मनोज मोदी जी के पास था, संदीप टंडन जी के पास था और धीरू भाई के पास था। सिर्फ 5 लोगों के पास इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड था। मैं अपने काम के सिलसिले में अक्सर आरबीआई आया करता था, और ये बात हुआ करती थी कि इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड अगर जनता को दे दिए गए तो अभी पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी है, फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी है, फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो जाएगा। कोई जना यहां से क्रेडिट कार्ड लेके सिंगापुर चला गया और करोड़ों रुपए के ट्रांजेक्शन उसने कर दिए, पैसा चला गया, हम क्या करेंगे। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता था, और इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड बहुत ज्यादा सेलेक्टिवली इशू किए जाते थे। लेकिन किसी विजनरी ने भरोसा किया अपने नागरिकों पे और कहा कोई बात नहीं, होता है, देखते हैं। और आज हम सबके पास, हमारे और आपके पास जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं ना, वो सब के सब इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स होते हैं। पहले कार्ड पे लिखा होता था वैलिड ओनली इन इंडिया एंड नेपाल। अब सारे के सारे क्रेडिट कार्ड्स पूरी दुनिया में चलते हैं, और आप लोग भी अक्सर बाहर जाते रहते हैं, उनको यूज करते हैं। किसी ने अपने नागरिकों पे भरोसा किया, कोई फ्लाइट ऑफ कैपिटल कहीं बिल्कुल भी नहीं हुआ। दूसरा एग्जांपल, अपना बचपना याद कीजिए। जब 20 साल के थे, एक एक डॉक्यूमेंट को गजेटेड ऑफिसर से सर्टिफाई कराने के लिए लाइन में लगा करते थे, और गजेटेड ऑफिसर समय के होते हुए या ना होते हुए कभी लाइन में लगा के, कभी हेलो, हाँ, गजेटेड ऑफिसर उसको सर्टिफाई करते थे।
आज वो खत्म हो चुका है। देश ने नागरिकों पे भरोसा किया, अब सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट होता है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 7-8 साल पहले पासपोर्ट मिलने में 3-3, 4-4, 5-5 महीने लगा करते थे। आज इन जनरल पासपोर्ट 2-3 हफ्ते में मिल जाता है। सरकार ने अपने नागरिकों पर भरोसा किया। हम सब नागरिक चोर नहीं है। एयरपोर्ट, फ्लाइट पे ध्यान कीजिएगा। पहले जब हम लोग फ्लाइट से उतर के आते थे तो बैगेज टैग को टैली किया जाता था। जो हमारे हाथ में बैगेज टैग होता था उसको बैगेज से टैली करके तब रिलीज किया जाता था। आज सब लोग अपना अपना बैग लेके निकलते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई। देश ने नागरिकों पे भरोसा किया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई। ट्रांसजेंडर आइडेंटिफिकेशन 6 साल तक चला कि कमेटी बनाई जाए, हर जिले में कमेटी बनाई जाए, फिजिकल एग्जामिनेशन हुआ, वो सब कैंसिल करके 6 महीने पहले सरकार ने ट्रांसजेंडर्स का सेल्फ डिक्लेरेशन पे एक्सेप्ट किया, ये भरोसा किया गया। अभी रिसेंटली लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस डिक्लेरेशन पे दिया जा रहा है। जनधन अकाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रस्ट किया सिटीजन पे, और जनधन अकाउंट किस तरह से खोले गए आप भी जानते हैं। मेरा निवेदन है कि एडॉप्शन के लिए रूल्स को सिंपल बनाया जाए। जो प्रोसेस मैंने बताई है, कहीं गड़बड़ नहीं होगी, और देश को अगर नागरिकों पे भरोसा है तो हम इसको प्राप्त करेंगे। अब मैं इसको क्लोज करने जा रहा हूं, और मेरे स्टेप्स ये हैं कि मैंने ऑलरेडी आरटीआई अप्लाई कर दी है और एक 15-20 दिन में आ जाएंगी, और 15 जुलाई के करीब मैं अपने आप को डेट दे रहा हूं। मुझे सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल करने का जरूरत लग रही है। इसके साथ ही मुझे मीडिया कवरेज भी चाहिए होगा, और मुझे आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए होगा, और मुझे आपसे ये जानना है कि ये सब सोचने की मेरी विचारधारा में क्या मैं कहीं किसी गलती पे हूं। और इसी के साथ मैं अभी ये जो है हैंडओवर करता हूं हर्षिता को, जो कुछ आपको डॉक्यूमेंट दिखा देगी, और इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर लेना चाहेंगे, आपके किसी भी तरह के क्वेश्चन। और उसके बाद मैं एक बार फिर कहूंगा कि मुझे आपसे किस सहयोग की आशा है और अभिलाषा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसको हर्षिता को देता हूं। थैंक यू सर। मैं अपना स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ। हमने जो डॉक्यूमेंट बनाया है एडॉप्शंस के लिए, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? हाँ, मैं तो सुन पा रहा हूँ, बिल्कुल आ रही है। आपकी आवाज क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। हाँ, मैं लिवर क्लीन करता रहता हूँ, इसलिए क्लियर है ना। ठीक है। अच्छा, मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ। हमने डॉक्यूमेंट में जो डेटा लिए हैं वो डेटा हमने सारे ऑफिशियल वेबसाइट से लिए हैं। सबसे पहले ये देखिए, कारा की वेबसाइट से हमने ये डेटा लिया है, और कारा की वेबसाइट पे अडॉप्शन स्टैटिस्टिक्स दिखाया हुआ है क्लियरली। 2010 में इन कंट्री अडॉप्शन 5693 थे और इंटर कंट्री अडॉप्शन 628 थे। वो ग्रेजुअली कम होते होते, मतलब किसी भी ईयर में इंक्रीमेंट नहीं हुआ है इसमें, कम होते होते 2019 और 20 पे इन कंट्री अडॉप्शन ओनली 3351 हो गए और इंटर कंट्री 394 हो गए। और डेफिनेटली ये सारा कुछ होने के लिए कहीं ना कहीं जो अपने प्रोसेस हैं वही रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको सुधारना है, और सर की कोशिश में अपने को सर का साथ देना है। हाँ, तुम्हारे इसके बाद मैं बताऊंगा कि मुझे क्या चाहिए। हाँ जी सर। तो ये तो कारा की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोग सब जाके देख सकते हैं, kara.nic.in। इसके रिसोर्सेज में adoptionstatistics.html ये दिया हुआ है, तो आप वहां पे जाके ये एडॉप्शन का ये सारा कुछ देख सकते हैं। इसके सिवाय जो हमने डेटा लिया हुआ है हमने अपने डॉक्यूमेंट जो हमने सबमिट किया है गवर्नमेंट को, उसमें इसके अलावा हमने कुछ डेटा हिंदुस्तान टाइम्स का लिया हुआ है, जो हिंदुस्तान टाइम्स ने भी एक रिव्यू किया था बहुत साल पहले, और उनका भी ये क्लियर था। ये रिव्यू है 2011 का, कि अबाउट 20 मिलियन चिल्ड्रन, 4% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ऑर्फन है, और उनको जो प्रॉपर नहीं मिल पा रहा, उनका एडॉप्शन प्रोसेस हो नहीं पा रहा। उसके अलावा हमने कुछ और जगहों से भी कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं। यूनिसेफ का जो डेटा है, अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ, इंडिया में 29.6 मिलियन ऑर्फन्स हैं या अबेंडन चिल्ड्रन हैं, और केवल 4% जो कैटेगरी है वही एडॉप्शन में जाती है। अगर आप पूरा इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ेंगे, जो मैं बाद में शेयर कर दूंगी, तो इसमें भी ऐसा ही है कि ओनली 4,70,000 चिल्ड्रन जो है
वही अभी प्रॉपर केयर में जा पाए हैं। इतना मतलब 29.6 मिलियन रिकॉर्डेड केसेस में से। तो जो सेंट्रल रिसोर्स अथॉरिटी है, कारा है, उनका जो ये सारा प्रोसेस है, ये डेफिनेटली बच्चों के सिक्योरिटी को ध्यान में रख के बनाया हुआ है, लेकिन उस सिक्योरिटी में जो उनका इंटरेस्ट है वो काफी हद तक अफेक्ट हो रहा है। तो सर की जो ये कोशिश है कि हमें उस ये जो प्रोसेस है इसको थोड़ा फास्ट कर देना है, अपने सिटीजन्स पे भरोसा करें, और बच्चे जो हैं, जितने पेरेंट्स हैं जिनको बच्चा चाहिए उनको बच्चा मिले। तो ये सारा डेटा है सर। और भी कुछ डेटा है जो इनको दिखाना है? नहीं, बस हो गया। अब मैं ओपन कर रहा हूँ इसको। किसी को अगर इस बारे में कोई सजेशन देना हो, सबसे पहले मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि मैं कहाँ गलती पे हूँ, जो मैं ये सोच रहा हूँ तो मेरी गलती क्या है। कोई स्टेप हो तो बताइए, क्योंकि ये लड़ाई लंबी और बड़ी चलने वाली है। ये एनीबडी जिसने ये बात सुनी है, मेरी किसी बात में कोई डिसएग्रीमेंट या कोई प्रूफ चाहिए हो तो बताएं, वरना हम आगे चलते हैं कि हमें आपसे क्या चाहिए। नहीं सर, आप जो काम कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन काम है, और शायद हिंदुस्तान में पहला कोई व्यक्ति है जो एडॉप्शन पे ये इस काम को लेकर चल रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। एनीबडी एल्स? सर मेरा एक कंसर्न है। हाँ। सर आपने जैसे बोला कि कोई भी सोशल वर्कर अगर जाते हैं, कंडीशन देख के अगर बोलते हैं कि हाँ अडॉप्शन के लिए वो फैमिली सही है, तो वहां पे मुझे एक सिर्फ वही चीज मेरे को नॉक कर रही है कि 2 बच्चों का जीवन बने, उससे ज्यादा अगर एक का खराब हो तो वो मेरा ज्यादा कंसर्न है। तो वो एक टीम जो जाए इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो बहुत ही ट्रस्टेड होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको जवाब देता हूं मैडम। सबसे पहला जवाब मेरा ये है, क्या आपको जरूरत महसूस हो रही है कि एडॉप्शन का रेट बढ़े? पहला सवाल मेरा आपसे ये। 1000 में से 1 बच्चा एडॉप्ट हो रहा है, देख रहे हैं आप। इंटरनेशनली हमारा परसेंटेज बहुत लो है। बच्चों की डिमांड है, पेरेंट्स मांग रहे हैं, बच्चे खुद जाना चाहते हैं। आपको ये बात की जरूरत महसूस हो रही है कि बच्चों का एडॉप्शन बढ़ना चाहिए? जी सर, बताइए मैडम। हाँ, आपके पास क्या तरीका है? सर तरीका तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन ये जो मतलब अलग अलग टीम्स बनाई जा सकती है ना, कि जो इसी फील्ड में काम करे, तो वो रेट बढ़ेगा से। नहीं, मैं आपको दोनों चीजों के जवाब देने जा रहा हूँ। पहले तो आप इस चीज की इंपॉर्टेंस समझिए, या आप समझ रही हैं कि नहीं, हम और आप सहमत हैं कि नहीं। अभी प्रोसेस में आता हूँ। क्या आपके पास कोई प्रोसेस है जिससे आप एडॉप्शन को ज्यादा बढ़ा सकें? आपके पास कोई प्रोसेस है क्या? नहीं, मेरे पास कोई प्रोसेस नहीं। मैडम, बड़ी मजेदार सिचुएशन है। आपके पास कोई प्रोसेस नहीं है और आप एडॉप्शन को बढ़ाना चाहती है, और आप कह रही हैं कि मेरी प्रोसेस में आपको डर है। ठीक है, मैं इनका जवाब देता हूँ। मैडम, आप 100 लोगों के घरों में आपका आना जाना होगा। सर, I have an observation. हाँ Sir, I have an observation. Can I, sir? Yeah, sir, please. Sir, I think it's a wonderful initiative. Any initiative will fail if we will think too much about it. This is for absolutely correct. That's what I said, na. Sir, देखिए, सर इसमें दो, सर देखिए, सर मैं एज अ सर्जन बोल रहा हूँ। जब हम किसी की लाइफ बचाने की कोशिश करते हैं सर, तो हम पॉजिटिव अप्रोच से करते हैं। हम जब ज्यादा सोचते हैं ना सर, जो फॉर्म पेशेंट फिल करता है, अगर वो उसे पढ़ेगा तो कभी ऑपरेशन नहीं हो सकता सर, क्योंकि सर उसमें गारंटीड होता है कि अगर पेशेंट मर जाएगा तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसलिए कोई नहीं कराएगा सर। सर ये लंदन से हैं, एंड इज अ वेरी सीनियर सर्जन। अच्छा वेदिका मैडम, एक चीज और बतानी थी आपको। डॉक्टर गोयल, मैं समझ गया आपका। वेदिका मैडम, एक चीज और। मान लीजिए कि आप सोशल वर्कर हैं, मैंने माना कि आपका 100 घरों में आना जाना है अपने पर्सनल रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स के यहाँ। स्ट्रेट क्वेश्चन है आपसे, स्ट्रेट क्वेश्चन है, उन 100 घरों में से किस एक घर को आप रिजेक्ट करेंगी फॉर रिसीविंग ए न्यू चाइल्ड? सर, जिस घर में मेरा आना जाना है उस घर में तो मैं शायद एक को भी ना करूं, क्योंकि वो घर जाने आने लायक है, तभी शायद मैं जा रही हूँ वहां।
मतलब ऐसा कोई माहौल नहीं है वहाँ पे कि एक बच्चे के साथ गलत किया जाए? हाँ, नहीं तो किसी एक घर को आप बताएंगे जिस जहाँ आपका आना जाना है, जहाँ नए बच्चे का स्वागत नहीं होगा? नहीं, एक भी ऐसा नहीं, मैं नहीं बता सकती। हाँ, वही डॉक्टर गोयल ने भी कहा कि आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, और सीधी बात ये, आपके पास कोई और सोल्यूशन नहीं है और मेरे पास प्रेशर बहुत है कि मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और मैंने जो अपने आप को डेडलाइन दी है दैट इज 31 दिसंबर 2022। इसमें कुछ भी करके मुझे करना ही करना है। एनी अदर सजेशन, क्वेश्चंस और ऑब्जर्वेशन? किसी का कोई और प्रश्न हुआ? सर मेरा एक सीरियस ऑब्जर्वेशन है, 2-3 सजेशन है इसमें से। सर इंडिया के स्ट्रक्चर को मैं भी काफी अच्छी तरह समझता हूँ सर। इंडिया में एक आदत है सर कि पैर छूने पे बड़े पैसे देते हैं, तो पैर हम शायद कई बार इसलिए छूते क्योंकि सर एक प्रोसेस जुड़ा हुआ है हमेशा इंसेंटिव के साथ। करेक्ट, इंसेंटिवाइजेशन करना बहुत जरूरी है। सोशल वर्कर नाम की चीज वर्क नहीं करती, क्योंकि यूके में एक सोशल वर्कर की तनख्वाह 35 लाख रुपए होती है। That is the difference. That is the difference. तो वो एक पढ़ा लिखा इंसान होता है, कमिटेड होता है। सर इसमें सर मेरे ख्याल से इसमें 2 ऑब्जर्वेशन है। सर जो रिटायर्ड मेडिकल प्रोफेशनल्स है वो उनको इसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है, जो कि सोशल वर्कर की साइनिंग ऑफ अथॉरिटी बनते हैं। सर दे कैन बी, फॉर एग्जांपल अगर मैं रिटायर्ड डॉक्टर हूँ और अगर मुझे ये करना है, मेरी मिक्शा है सर, तो मैं क्या करूंगा सर कि आई एम रेडी टू साइन ऑल द डॉक्यूमेंट्स, डू द मेडिकल चेकअप एंड I'll do free of cost. Now my travel expenses are 500 rupees on fuel. That is okay sir. First. Second sir, under a doctor, a retired medical professional, सर इंडिया में इतने बच्चे अनएम्प्लॉयड हैं जो कि ग्रेजुएशन करके घूम रहे हैं सर, उनको एम्प्लॉयमेंट देने की जरूरत है सर। सर ये सिंपल सी बात है कि अगर एक बच्चे को मैंने कहा तुम्हें भाई यू वांट टू वर्क इनटू हेल्थ केयर, फेयर एनफ, यू वर्क इनटू दिस डोमेन, तुम्हें बेसिक ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन हम देंगे सर, एंड दिस ट्रेनिंग कैन बी डन इन 7 days टाइम, ऑल द थिंग्स। नाउ this child who is 23-24 years of age, young guy, जो कि अपना कैरियर बनाना चाह रहा है, उसे पार्ट टाइम वर्क करना है, फुल टाइम नहीं करना है सर, लेकिन उसको पॉकेट मनी मिल रहा है तो उसके लिए इंसेंटिव है। उसे अपना करियर शायद जरूरी नहीं है इसे बनाना है, लेकिन उसको एक इंसेंटिव मिल रहा है कि पर केस मुझे फॉर एग्जाम्पल सर 500 रुपीज मिलेंगे। तो अगर उससे मैंने कहा कि मंथ में तुम्हें 30 सक्सेसफुल केसेस करने हैं, यू गेट 15,000 रुपीज, sir, he will be more than happy to do it because he has got an incentive of 500 rupees, and this 500 doesn't come from the government; it comes from the parents. And I really like this idea कि इसको retired medical professionals के साथ किया जाए और going to do well. मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, मैं इसको ऐड कर दूंगा। I'll surely add it. Sir, वो exactly sir, that is because they are all certified. एंड जो से पॉलिसी मेकर्स उनको भी ले लीजिए साथ में सर। पॉलिसी मेकर जो हेल्थ केयर के पॉलिसी मेकर्स, हेल्थ केयर के जो पॉलिसी मेकर्स है सर, उनको गवर्निंग बोर्ड में ले लेते हैं जो रिटायर्ड है, तो वो भी सॉर्ट आउट हो गए। तो जो कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो एक काइंड ऑफ, और इसमें सर एक लास्ट लेग इसमें बच्चे की इंश्योरेंस स्कीम डाल दी जाती है सर, विच इज मैंडेटरी फॉर द पेरेंट्स टू बाई। यस, सही कह रहे हो सर। वंडरफुल आइडिया, वंडरफुल सर 1 लाख रुपए पेरेंट्स को देना पड़ेगा, दैट विल बी डिपॉजिटेड इन द बैंक, अगेंस्ट विच उन्हें एक इंश्योरेंस पॉलिसी मिल जाएगी, एंड दैट मनी विल नॉट बी यूज्ड बाय एनीवन एल्स, इट विल बी गिवन टू द चाइल्ड, एक्सेप्ट फॉर द चाइल्ड। या एक्सेप्ट फॉर द चाइल्ड, एब्सोल्युटली करेक्ट। वंडरफुल आइडिया, बहुत बढ़िया आइडिया, बहुत बढ़िया। सर ये इंश्योरेंस वाला आइडिया उस चीज का जवाब है जब कोई पूछता है कि अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपके जाने के बाद बच्चे का क्या होगा, ये उस चीज का जवाब है। नहीं, ये जवाब होने के अलावा ये बहुत सी चीजों का जवाब है। इट्स अ गुड आइडिया, इसको मैं टेक अप कर लेता हूँ। यस, बहुत बढ़िया सर। यहाँ पे मेरी एक क्वेश्चन है, आई हैव अ क्वेरी, I don't have a suggestion, but I have a query.
जहाँ पर इतने सारे नॉर्म्स और इतनी पॉलिसीज और सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, वहाँ पे हमारी सबसे बड़ी जो सेटबैक है वो है इंडियन माइंडसेट। कि शुरू से एक माइंडसेट है, धारणा है कि अपना ही पैदा हुआ बच्चा, अपना खून चाहिए, अपना खून चाहिए। जो अडॉप्ट किया गया है पता नहीं वो कहाँ से आया है आगे। और अगर माँ बाप उसको एक्सेप्ट करें, लेकिन फैमिलीज एक्सेप्ट नहीं करती हैं, दूसरे बच्चे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो वो बच्चे का जो एक मार्जिनलाइजेशन होती है फैमिली के अंदर, वो उसका इमोशनल और मेंटल तौर पे उसकी प्रताड़ना होती है। उसके लिए हालांकि पेरेंट्स को, फैमिलीज को अडॉप्शन सेंटर काउंसलिंग करते होंगे, बट डेफिनेटली करते होंगे। और यहाँ पर क्योंकि हिपोक्रेसी ट्रेवल करती है तो सबका जवाब उस समय हाँ 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 होता होगा। लेकिन डेफिनेटली बच्चे को घर लाने के बाद कि यू अडॉप्ट अ चाइल्ड एंड देन यू स्क्रू हिम, ऐसा कहाँ होता है? ये जनरली हो सकता 2-3 मेरी अपनी ये होता है, इंडियन माइंडसेट में ये होता है। अगर ऐसा होता है ना, तो मैं कहता हूँ उसके लिए मोस्ट स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाना चाहिए। सर इसमें इन चीजों का प्रूफ नहीं होता ना, तो यहाँ पे पेरेंट्स की और फैमिलीज की मतलब, क्योंकि सिंस यू आर इनटू, मैं क्या कहूँ, आप एक इमोशनल गाइडेंस में भी हैं। मेरा तो ये क्वेश्चन है, इट्स नॉट अ सजेशन। सर इसमें ऑब्जर्वेशन है, सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है मैम। इसमें क्या है कि देखिए, जो आप कह रहे हैं इसकी परसेंटेज 50% है। मेरा बच्चा जी, मैं से हो सकता मैं इतना रूड हूँ कि अपने बच्चे को बहुत मारता हूँ, तो ये तो देखिए, जिस पेरेंट्स के दिल में बच्चे के लिए प्यार या रिस्पेक्ट नहीं होगी, वो तो चाहे उसका अपना हो या किसी का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसका बिहेवियर वैसे होगा, वो इंडिविजुअल पे होता है। तो ये चीज को हमको रूल आउट करना पड़ेगा। इसके लिए हम सर एक ऑब्जर्वेशन में और कहना चाहता हूँ कि बच्चे कूड़े पे नहीं मिलने चाहिए, नालियों पे नहीं मिलने चाहिए। ये अपने हाथ में कहाँ है? तो सर ये अपने हाथ में कहाँ है? एग्जैक्टली नहीं सर, ये पॉसिबल है सर। सर ये जो बच्चे नालियों पे और कूड़ों पे नहीं मिले, उसका एक सिंपल सा तरीका है। अगर हमने एक नेशनल कैंपेन बना दिया कि फ्राइडे एंड सैटरडे को if you do not want to keep your child, you can leave it in the orphanage. And उस दिन हमने टाइम बना दिया, हर जितने ऑर्फनेजेस हैं ऑलरेडी इंडिया भर में, वहां पे फ्राइडे एंड सैटरडे को सारे अडॉप्शंस होते हैं। मतलब कहने का मतलब, आप बच्चे को लेके आओ, there will be no questions asked, there will be no picturization, we will take the child, we will make the entry लीगल करके, थैंक यू, लंदन में। The unwed mother, लेकिन सर इसमें आपको लगता नहीं कि ये चीज टेक फॉर ग्रांटेड हो जाएगी? क्योंकि जैसे लोग एक पेट को अडॉप्ट करते हैं, बोर हो जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। जैसे अब सर के PLR सेशन में एक केस था, पीयूष सर आपको ध्यान होगा, जहां आपने PLR केस किया था, जहां एक बच्चा अडॉप्ट किया गया, फटफट ज्वाइन कर तू। हाँ समझ गया। लिया था ये जानने के लिए कहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही। हाँ, तो अगर ऐसे, वो तो माँ बाप मैं कहूँगी बहुत ज्यादा जेनरस थे, जिम्मेदार थे, जिन्होंने ऐसा ड्रास्टिक स्टेप नहीं उठाया, फिर बच्चे को वापस करने का सोचा, उन्होंने ये नहीं किया। लेकिन मैक्सिमम लोग जो जिम्मेदारी उठा लेते हैं, उनको बाद में समझ में आता है कि अरे ये तो निभानी भी पड़ेगी। तो अगर वो निभा नहीं पाते तो टेक फॉर ग्रांटेड करेंगे कि छोड़ दो। नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को। वो पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए आखिर तक बहुत ज्यादा केयरफुल रहे और लविंग रहे, और आफ्टर दिस सेशन तो लव एंड अफेक्शन पूरा हो गया, कहीं किसी तरह की कोई कमी नहीं आई। और ये स्पेस वर्क है ना, कोई कमी नहीं आई। और मैडम बात वहीं की वहीं है, आप फिर ध्यान दीजिएगा। मैं आपसे सोल्यूशन मांग रहा हूँ कि एडॉप्शन का रेट बढ़ना चाहिए, ठीक है? आप जो जवाब दे रही है मुझे सारे मंजूर हैं, लेकिन बढ़ क्यों नहीं रहा है रेट? किस तरीके से बढ़ा सकते हैं? कहीं ना कहीं हमको अपने बंधन खोलने पड़ेंगे, और जब तक हम ये खोलेंगे नहीं ना, ये सब मुझे भी मालूम है कि मैंने बताया ना, रोड एक्सीडेंट्स रोकने का बहुत आसान तरीका है, रोड पे ट्रेवल बंद कर दिया जाए। ट्रेन एक्सीडेंट्स रोकने का बहुत आसान तरीका है, ट्रेन ट्रेवल बंद कर दिया, रेलगाड़ी चलाना बंद कर दीजिए।
जो ऐसे केसेस हैं उनको रफ एंड टफ मर्सीलेसली जो कानून आपको लगाना लगाइए, फांसी में चढ़ा दीजिए। लेकिन उस डर की वजह से हमारे उन अनाथों को क्यों सजा मिल रही है जिनको एक घर मिल सकता है, ये मेरा कहना है। ये डिस्कशन किया 5 लोगों ने वीडियो उनके, आई मम्मी बोलेगी देख, ठीक है। और हाँ बोलिए मैडम। डॉक्टर साहब, आई हैव अ सजेशन, शशि हियर। हाँ डॉक्टर साहब, ऐसा है कि आप पूछ रहे हैं कि इसको अडॉप्शन को बढ़ाया कैसे जाए। तो मेरा ख्याल है इंडिया इज अ लैंड ऑफ गुरुस। एक बंदा लिख रहा है अवॉइड जनरल डिस्कशंस एंड फोकस ऑन द टॉपिक, पीपल सजेशंस और लिसन टू धर्म, ये भी तो एक धर्म है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, जितने भी गुरुस है, दे शुड बी टैप्ड। वी नीड टू कन्विंस देम दैट दे नीड टू टॉक। शशि जी जमीन पे आइए, मैं ये कह रहा हूँ सारे गुरु कहते रहें और लॉ वहीं का वहीं रहे, फिर क्या होगा? नहीं आप आपके जो भी प्रपोजल्स है एक्सीलेंट। I want to tap all these saints, many saints. We need to tap only one person, one legal person, that is Supreme Court of India, और उनके सामने सिर्फ एक प्रेयर लेनी है कि the ministry has to decide in a limited time frame। मतलब ये है, मुझे सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ एक बात कहनी है कि मिनिस्ट्री को डिसाइड करना है एक टाइम फ्रेम के अंदर कि अडॉप्शन का रेट कैसे बढ़ा दिया जाए। बस आप कुछ भी करिए, मुझे मंजूर है। सर नमस्ते, मैं कुछ बोलना चाह रहा था। हाँ जी भैया। मैं ये कह रहा था सर, जितनी बात बारीकी से मैंने सुना और समझा, रियली एक शानदार विषय आप लेके आए हैं। और मैं बाकी बात न कहते हुए, एक बड़ा विषय भी ये है कि 1% यदि एडॉप्शन इस पूरे कंट्री में नहीं है, और उसके लिए मैं मेरा पार्ट आपको बताना चाह रहा हूँ कि जय हाई कोर्ट लेवल का बेहतर एडवोकेट का मामला हो, और जय मीडिया मैनेजमेंट का मामला हो, और जय RTI लगाने का मामला, मुझे किसी भी जगह बेहतर समझे आप, तो आप निश्चित रूप से मुझे बोले, और इस कार्य को करने के लिए मैं खुद आतुर हूँ। और बहुत ही शानदार विषय हेल्पलाइन। पवन प्रतीक जी, आपका ऑफर बहुत पसंद आया, शायद इसीलिए 3 दिन पहले अपनी मुलाकात रिन्यू भी हुई थी। साहिल दुमरे कहाँ पे हैं? साहिल दुमरे जरा सामने आइए भैया। साहिल दुमरे इज ऑन द जॉब। यस सर। कहाँ हो? अच्छा ओके। यस सर। साहिल इज ऑन द जॉब, और साहिल तेजी में क्योंकि मैंने ये तय किया है ये काम इतनी आसानी से नहीं होगा। जब हमको यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस मिल रहे हैं, यही ऑब्जर्वेशंस हमको मिनिस्ट्री से भी मिल रहे हैं। मिनिस्ट्री कुछ ना कुछ छोटे छोटे इश्यूज लगा देती है और ये डिसीजन नहीं हो पा रहा है। हमको ये फैसला चाहिए, या तो कोई मुझसे ये कह दे कि आप हट जाइए, ये काम नहीं हो सकता। अगर आप लोग कह देंगे ना कि मैं हट जाऊं, ये काम नहीं हो सकता, मैं भी सोचूंगा कोई बात नहीं, मैं नहीं करूंगा ये काम। लेकिन मैं कन्विंस्ड हूं कि मैं गलत नहीं मांग रहा हूं, मैं जो मांग रहा हूं वो सही है। ये अगर सही है तो ये होना चाहिए, और अगर ये होना चाहिए तो एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इनडेफिनेट टाइम 5-10 साल बाद देखेंगे। तो मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने सिर्फ ये प्रेयर लेके जा रहा हूँ। और प्रतीक जी, साहिल इस काम पे है और साहिल मीडिया को कांटेक्ट कर रहा है। हम इस चैप्टर को, हमें नेशनल कैंपेन बना के लेना होगा, और मिनिस्ट्री के ऊपर एक प्रेशर आना चाहिए इस बात का टू डिसाइड आइदर वे। या तो वो ये डिसाइड कर लें कि पीयूष सक्सेना गलत कह रहे हैं, और या फिर फैसला ले दें कि कैसे ये इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और जब तक ये टोटल प्रेशर नहीं आएगा तब तक काम नहीं होगा। और यही मैंने ट्रांसजेंडर के केस में किया था। ट्रांसजेंडर्स में 2 साल की लड़ाई चली थी, इसमें उतनी नहीं चलेगी क्योंकि इसमें मैं काफी कुछ सीख चुका हूँ। और ट्रांसजेंडर्स में ये लोग बंधुआ मजदूर बना के रखे जाते हैं। मैंने हाईकोर्ट में जाता और मिनिस्ट्री मुझे घुमाती रही, और अल्टीमेटली मैंने लॉर्डशिप से कहा कि लॉर्डशिप मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, और सचिव महोदय को बुलाइए फ्लोर पे, मैं आर्ग्यू करूंगा यहाँ पे। जब ये बात पानी गले से ऊपर आ गया तब मुझे मिनिस्ट्री से कॉल आया कि आप कल आ जाइए। और जब मैं अगले दिन पहुंचा तो सचिव महोदय थे, एडिशनल सेक्रेटरी थे, लेबर से थे, हाँ, और इनके ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। उन सब ने कहा कि क्या डिसाइड करना है। मैंने कहा आपने सभा बुलाई, आप बताइए। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा कि जो कुछ मुझे चाहिए था मैंने लिख के दिया हुआ है। फिर मैंने उनको कहा कि एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, आप एक नोटिफिकेशन निकाल दीजिए। और वो नोटिफिकेशन उन्होंने तब निकाला, और निकालने के साथ ही मेरी PIL मैंने विथड्रॉ की क्योंकि काम हो चुका था। तो हमको कहीं ना कहीं प्रेशर डालना होगा, ये काम ऐसे नहीं होगा।
और प्रेशर के लिए मुझे आप सबके साथ की जरूरत है। इस चीज को पहुंचना चाहिए, ये संदेशा जनता तक पहुंचना चाहिए कि ये विचारधारा है, ये समस्याएं हैं, और हमको एक एक व्यक्ति को ये जिम्मेदारी उस अनाथ के लिए महसूस करनी होगी जो कहीं अनजाने किसी अंधेरे कोने में एक घर का इंतजार कर रहा है। जब तक हम ये महसूस नहीं करेंगे ना, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। निश्चित रूप से सर, एक बढ़िया सुझाव एक था, उसको निश्चित रूप से बहुत बेहतर सुझाव था, बच्चों की इंश्योरेंस वाला। दूसरे सारे विषय खत्म हो जाते हैं सर जब एक बड़ी तपस्या के बाद में कोई बच्चा खोज रहा है और उसको बच्चा जब मिलता है अडॉप्ट करना, तो बाकी चीजें बच्चे के साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, बहुत से विषय अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। क्या वो उसको कैसे रखेगा, उसका बिहेवियर कैसे होगा, क्योंकि बड़ी तपस्या के बाद में वो अडॉप्ट करता है। और इंश्योरेंस पॉलिसी वाकई लाजवाब। ये सब सजेशन हम ले लेंगे, और भी कोई सजेशन हो तो हमको बाद में भेज सकते हैं। और यश वर्मा, क्या हम इन सबको अपने PIL की पिटीशन की कॉपी भेज पाएंगे? और आप लोग अपने अपने ईमेल एड्रेस, क्योंकि आपने यहाँ तक 1.25 घंटा हमको दिया, 1.5 घंटा दिया, हम आभारी हैं इसके लिए, और अपने ईमेल एड्रेस आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। यश, इन सबको हम इसकी ऑडियो और ये सब मेरे ख्याल से भेज सकते हैं ना? कोई ना कोई तरीका तो होगा तुम्हारे पास। और जो लोग भी इससे जुड़ा रहना चाहें, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो हमको एक मैसेज डाल दीजिएगा इस पे। हम एक ग्रुप बना के आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट्स और हमारी आपसे क्या रिक्वायरमेंट है ये हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन मैं ये अकेले काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत डर है, बहुत ज्यादा भयभीत है सरकार इस मामले को लेके। एक भी केस अगर गलत हो गया, होता क्या है देखिए, बड़ी आसान सी चीज है, क्योंकि 3,500 की जगह अगर हम 3 करोड़ एडॉप्शन ले आए, अच्छा हम सबको बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन एक केस भी गलत अगर रिपोर्ट हो गया, और रिपोर्ट इसलिए होता है क्योंकि न्यूज़पेपर मीडिया को सिर्फ TRP दिखती है, और आप भी जानते हैं नेगेटिव न्यूज किस तरह से ज्यादा फैलती है, और सरकार को इसी बात का भय है। क्या ये उचित है? ये मेरा प्रश्न है, और मैंने माना कि हमें आगे बढ़ना है। तो जैसा आप लोग डिसाइड करें, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं अपडेट्स के लिए तो अपना ईमेल और फोन नंबर चैट बॉक्स में डाल दें नाम के साथ, जिससे हम आगे आपको बता सकें। और पवन प्रतीक जी ने बताया मुझे कि मैं इसका भी ध्यान रखूंगा कैसे इसको मीडिया को कवर किया जा सकता है, क्योंकि मीडिया की हमें जरूरत पड़ेगी। इस तरीके के प्रेजेंटेशन मुझे मीडिया में देने पड़ेंगे, तभी जागरूकता आएगी। और आप भी जहां जहां समझें दीजिए, और हम लोगों को इकट्ठा करके हमें ये काम कराना है। किसी का और कोई प्रश्न नहीं है अगर, तो हम सभा डॉक्टर साहब जी सर, आई एम डॉक्टर वर्मा। हेलो जी, हेलो, हाँ मैं डॉक्टर वर्मा बात कर रही हूँ डॉक्टर साहब। जी बोलिए। हाँ सर, मेरा एक छोटा सा सजेशन था, जो कि आपने उस टॉपिक पे बताया कि लीगल ऑप्शन दिया जाता है कि बच्चा क्लेम कौन करेगा जब कोई अडॉप्ट करने जाता है, और उसका सोल्यूशन भी आपने दिया कि उस जगह के पुलिस में जाके बता सकते हैं कि थेफ्ट का कोई केस आया हो तो सोल्यूशन दिया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, हाँ आपने सोल्यूशन भी दिया था। लेकिन इसमें एक सजेशन और मेरा भी है कि आप आगे चल के ये सजेशन दे सकते हैं कि इसकी सिर्फ टाइम लिमिट बना दी जाए, वो तो 60 दिन 6 मंथ, कि उसके बाद कोई लीगल एक्शन ही नहीं होगा। 60 डेज, वो ऑलरेडी 60 डेज है। हाँ, थैंक यू सर। 7 दिन के लिए, हाँ ओके, थैंक यू वेरी मच सर। जी। तो और अगर बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं सर। हाँ साहिल बोलो। टाइम्स ऑफ इंडिया को भी ये मेल कर दिया है। हाँ ठीक है इसके बारे में। हाँ नहीं, अभी पवन जी हैं साथ में, ये लोग मीडिया अच्छा कोऑर्डिनेट करते हैं और इनसे हम लोग गाइडेंस लेंगे। बहुत अच्छा ऑफर दिया है इन्होंने। मेरा अगला स्टेप ये होगा कि अभी हम RTI की रिपोर्ट का इंतजार करेंगे, जो हमारे ख्याल से 1 महीने में आ जानी चाहिए। उसके बाद ये PIL की ड्राफ्ट करके इसकी एक कॉपी मैं जितने कंसर्न ऑफिसर से सबको भेजूंगा, और भेजने के 2 दिन के बाद RTI डालूंगा कि उन्होंने PIL की कॉपी, हमारी एप्लीकेशन की कॉपी पढ़ी या नहीं पढ़ी तो क्या क्या एक्शन लिया, और फाइल की कॉपी मंगाऊंगा उनकी। और ये सारी की सारी चीजें मेरे ख्याल से मैं 15 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दूंगा, और उसके 1 हफ्ता पहले मैं मीडिया को रिपोर्ट करूंगा कि मैं ये मैटर टेकअप कर रहा हूं, जिसमें सारे लीडिंग न्यूज़पेपर्स और सारे लीडिंग टीवी चैनल्स होंगे, और उनसे ये जानना चाहूंगा कि क्या वो इस मैटर को टेकअप करना चाहेंगे। अगर मुझे उम्मीद है कि सारे नहीं तो 2-4 तो मुझे मिल जाएंगे जो इसको टेकअप करना चाहेंगे, और इस तरीके से इस आवाज को आगे बढ़ाना है।
अगर आप लोग का कोई और सजेशन है तो आदेश करें। बिल्कुल सर, आज का जो प्लीज कैरी ऑन प्लीज सजेशन। सर आज का जो सेशन हुआ है इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी क्या? हाँ, आप मेल कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगी है। हाँ, क्योंकि कुछ हाँ बिल्कुल सर, कुछ लोगों को कनेक्ट करने के लिए। हाँ थैंक यू। हाँ बोलिए मैडम। डॉक्टर साहब जो रेफरेंसेस की बात करी थी ना आपने, जो सोशल वर्कर्स रिस्पांसिबिलिटी एंड जी मैडम जी जी, तो आई वंडर कि रेफरेंसेस शुड बी फ्रॉम क्लोज बाय लाइक नेबर्स, क्योंकि नेबर्स आर द वंस हु हैव आई ऑन दैट फैमिली। मैडम रेफरेंसेस की चॉइस वी लीव इट टू द प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट, वो किसी को भी रेफरेंस बना के दे सकते हैं, ये उनकी सुविधा है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सपोज मिस्टर एक्स बॉम्बे में है और मिस्टर वाई ह्यूस्टन में है, अगर उनको देखना दिखाना है तो वीडियो कॉल से दिखा सकते हैं ना। सो आई लीव इट टू द प्रोस्पेक्टिव पेरेंट कि वो किसको बनाना चाहते हैं। बस मैंने इसलिए कहा था कि मोबाइल जो है उनका कनेक्टेड हो आधार से, सो दैट बहुत सिंपल हो जाता है इसका प्रोसीजर, और गवर्नमेंट इस चीज को रिकॉग्नाइज कर रही है। एनीवे, अगर आपको बाद में भी कोई सजेशन आता है तो यू कैन जस्ट ड्रॉप ए लाइन। हमारा मेल एड्रेस है cureyourselfindia@gmail.com, उसमें लिख दीजिए, हम लोग एंटरटेन करेंगे उसको। बिकॉज आपने हमें टाइम दिया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं अकेले ही पागल हो गया हूँ, तो अब लग रहा है कि मैं अकेला पागल नहीं हुआ हूँ। नहीं, हम तो चाहते हैं जैसे लीडर और होने चाहिए। सर मेरे फ्रेंड्स भी है जो आपसे एकदम मोटिवेटेड और वॉलंटियर करना चाहेंगे। अरे वाह साहिल, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। राजीव दादा कुछ कहेंगे आप? आप पता है आपको मुझसे आपने म्यूट अनम्यूट करिए। आलोक अग्रवाल भैया कुछ कहेंगे? सर मैं इतना कहता हूं कि हमारे लिए आप गर्व हो, और हमारे लिए ये तो गौरव का बात है कि आपके साथ में किसी भी जगह जुड़कर कोई भी पार्ट निभा। थैंक यू सो मच। यहाँ से ऐसे भी आवाज जारी होगी। आज कम से कम मुझे भरोसा हो गया कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो ठीक रास्ते पे हूँ। ठीक है, तो सभा समाप्ति की घोषणा की जाए। डॉक्टर साहब, एक इंस्पिरेशन के लिए मैं जितने भी लोग इस मीटिंग में हैं उनको इंस्पिरेशन के लिए एक डॉटर्स ऑफ डेस्टिनी नेटफ्लिक्स पे है, उन लोगों को देखनी चाहिए। पीपल शुड वॉच डॉटर्स ऑफ डेस्टिनी। ये न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया वाली स्टोरी आप बता रही हैं ना? It's on Netflix. Daughters of Destiny. Okay, ma'am. Okay. Yeah, it is a very inspirational. So it's just a thought to share with you. ठीक है. Thank you so much. Thank you everybody. Thanks to you too, sir. Thank you very much. You are welcome. Thank you, sir. Thanks very much. Thank you. Okay.